हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का डिफरेंस। तो फर्स्ट डिफरेंस चेक करते हैं हम। इट इज़ फॉर्म्ड बाय हेड वाइज ओवरलैपिंग। तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा सिंपली हेड वाइज ओवरलैपिंग से। तो हेड वाइज ओवरलैपिंग को थोड़ा रिवाइज करो। इसको बोल दो फर्स्ट एटम का ऑर्बिटल और दूसरे मार्कर को सेकंड एटम का ऑर्बिटल। जब ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप करते हैं तो इसको बोल देते हैं हम हेड वाइज ओवरलैप। तो हेड वाइज ओवरलैपिंग को आप एंड टू एंड ओवरलैप भी बोल सकते हैं और इसको बोल सकते हैं ओवरलैप अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग जो ओवरलैप होगा उस ओवरलैप से हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। अब पाई बॉन्ड सिंपली जब ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, इस तरह साइड वाइज ओवरलैप से हमारा पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। अब इस साइड वाइज ओवरलैप को आप ये भी बोल सकते हो ओवरलैप परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर जो ओवरलैप होगा उसी ओवरलैप को हम साइड वाइज ओवरलैप बोलते हैं। अब चेक करते हैं सेकेंड डिफरेंस। तो सेकेंड डिफरेंस क्या है? सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड पाई से स्ट्रोंग है। क्यों? उसका रीज़न चेक करते हैं। बिकॉज हेड वाइज ओवरलैप इज मोर। अब हमने स्टडी किया था कि जिसमें ओवरलैप मोर होगा, मोर ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब हमें पता है, हमने चेक कर लिया था कि हेड वाइज ओवरलैप मोर होता है एज कंपेयर टू साइड वाइज ओवरलैप। अगर हेड वाइज ओवरलैप मोर है तो हेड वाइज ओवरलैप से जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो भी क्या होगा? मोर स्ट्रॉन्ग। अब पाई क्या होगा? पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। क्यों? उसका कारण है साइड वाइज ओवरलैप थोड़ा लेस होता है, कम होता है एज कंपेयर टू हेड वाइज ओवरलैप। तो अब थोड़ा सा और स्टडी करो। अब जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग को ब्रेक करना मुश्किल है। सपोज करो यहाँ पे कोई एग्जांपल है CH4। अब पता है हमें सारे बॉन्ड क्या है? सिग्मा जो स्ट्रॉन्ग होता है। अगर इस सिग्मा को सपोज कर लो हमने ब्रेक करके यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन कुछ भी अटैच करना है तो उसका अटैचमेंट क्या होगा? थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि जब ये ब्रेक होगा तभी इसको अटैच कर सकते हो। अब ये स्ट्रॉन्ग है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो ईजिली रिएक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे लर्न करो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने के कारण सिग्मा का रिएक्टिविटी क्या होगा? लेस होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, बड़ी आसानी से नहीं रिमूव हो सकता। अगर नहीं रिमूव हो सकता तो बड़ी आसानी से कोई यहाँ पे नहीं आ सकता। अब पाई की बात करें, पाई बॉन्ड क्या है? अब वीकर है। वीक का रीज़न चेक कर लिया, लेस ओवरलैप। अगर वीक है तो बड़ी आसानी से एज कंपेयर टू सिग्मा यहाँ पे हम क्लोरीन या फिर कोई भी क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी अटैच कर सकते हैं एज कंपेयर टू सिग्मा से वहाँ क्या है? ईजी, क्योंकि पाई अब वीक है। अगर वीक है उसको ब्रेक करना ईजी है। अगर ईजी तो बोल दो वीक होने के कारण पाई का रिएक्टिविटी मोर है, ईजिली रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि ईजिली ब्रेक हो सकता है वो। तो अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट डिफरेंस। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है हमारा? इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड s ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट। तो इसके लिए थोड़ा सा लर्न करो ओवरलैप को। तो मैं फर्स्ट 2 कर रहा हूँ इरेज। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन करें हम ओवरलैपिंग का। हमने स्टडी किया था कि जब SS ऐसे ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, और जब S और P ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, S और P ओवरलैप करेंगे हेड वाइज तब भी सिग्मा। जब PZ और PZ ओवरलैप करेंगे तब भी सिग्मा। अब सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए S भी पार्टिसिपेट कर रहा है और P भी साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। बट अब चेक करो पाई में S ऑर्बिटल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। क्यों? क्योंकि हमने स्टडी किया था कि जब PY से साइड वाइज ओवरलैप करेगा तब पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। या फिर बोला था कि हमारा एक PX दूसरे PX से जब ओवरलैप करेगा साइड वाइज तब पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। तो पाई बॉन्ड को सिर्फ P ऑर्बिटल ही फॉर्म करेंगे, कोई भी S उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सिग्मा में S और P दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब चेक करते हैं हम फोर्थ डिफरेंस। तो फोर्थ डिफरेंस में चेक करो हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड अपॉन सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि हमने हाइब्रिडाइजेशन का एक फॉर्मूला लर्न किया था
वो फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड कर रहा था सिग्मा बॉन्ड पे, कोई पाई बॉन्ड पे नहीं डिपेंड कर रहा था। तो फोर्थ डिफरेंस ये हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाई बॉन्ड, किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। अब चेक करो फिफ्थ डिफरेंस। तो फिफ्थ डिफरेंस क्या है, अब हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या बताता है, हाइब्रिडाइजेशन बताता है हमें किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी स्पीशीज़ का ज्योमेट्री, क्योंकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं अपने आप को एक फिक्स डायरेक्शन में सेट करते हैं। क्यों सेट करते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अगर फिक्स डायरेक्शन में सेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद, तो वो क्या बता देंगे, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब चेक कर लो हाइब्रिडाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि फॉर्मूला लर्न कर लिया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर सिग्मा पे हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बताता है, शेप। तो सीधा बोल देंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल किस पे डिपेंड करेगा, शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड बाय सिग्मा बॉन्ड, या बोल दो सिग्मा बॉन्ड पे डिपेंड करता है। अब पाई क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन इस पे नहीं डिपेंड करता। तो अगर पाई पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं डिपेंड करता तो पाई क्या करेगा, शेप को अफेक्ट नहीं करेगा। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल, या फिर लिख दो शेप ऑफ आयन भी लिख सकते हो आप, शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉट अफेक्टेड बाय पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड शेप को नहीं चेंज करता। इसको तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो। सपोज करो यहाँ पे हमने ईथीन का एग्जांपल लिया, ईथीन हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2H इस तरह लगा दे, ये फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड, फिर इसके 2H, फिर थर्ड सिग्मा बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, चेक कर लो, जहाँ पे सिंगल है वहीं पे हमारा डबल पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, स्पेशली ज्योमेट्री को नहीं चेंज कर रहा, क्योंकि वो तो वहीं पे आ जाएगा जहाँ पे सिग्मा है। तो ज्योमेट्री टोटली डिपेंड किया सिग्मा पे। 1 2 3 कौन सा डिज़ाइन था, हमने लर्न कर लिया था, ट्रायगोनल प्लेनर। तो शेप पाई बॉन्ड के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा सिग्मा पे। सिक्स डिफरेंस है, देयर कैन बी फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स अराउंड सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड जो एटम्स होंगे वो फ्रीली रोटेट करेंगे। कैसे करेंगे उसको भी चेक करेंगे। अब जो पाई बॉन्ड के अराउंड एटम्स होंगे उनमें फ्री रोटेशन, कोई भी फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब इस फ्री रोटेशन को चेक करते हैं। तो फर्स्टली दो एटम में सिग्मा बॉन्ड। अब थोड़ा सा रिवाइज करो, सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, जब फर्स्ट एटम का ऑर्बिटल सेकंड एटम के ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, तब फॉर्म होगा हमारा हेड वाइज ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड। अब क्या करना, इन मार्कर को, इस कैप को फर्स्ट कार्बन और इसके कैप को सेकंड कार्बन सेंटर में एक्सपोज कर लेना, ये इसका ओवरलैपिंग इस तरह से। चलो अब बोल दिया हमने इसको फर्स्ट कार्बन, इसको सेकंड, सेंटर पे हो रहा है ओवरलैपिंग, जो इस तरह एक्सपोज कर सकते हो, इस तरह आप कैसे भी एक्सपोज कर सकते हो। चलो हमने इस तरह कर लिया सपोज ऐसे। अब सपोज करो, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। अगर ये एटम, कैप को बोला था कार्बन, अगर एटम ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, एटम से कौन अटैच होगा, उसका ऑर्बिटल। अगर ऑर्बिटल भी अटैच होगा, जब वो ऐसे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज या फिर उल्टा घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज, ओवरलैप रोटेट होने के साथ साथ ये ऑर्बिटल भी रोटेट करेगा। रोटेट करने से चेक कर लो ये ओवरलैप को कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिंपली यहाँ पे ऑर्बिटल घूम रहा है, घूम तो रहा है बट ओवरलैपिंग वैसे का वैसा ही है। सिमिलरली अगर ऐसे सपोज कर लो, दोनों ही मूव कर रहे हैं, अगर दोनों ही मूव करेंगे, मूव करते रहेंगे, ओवरलैपिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर नहीं फ़र्क पड़ेगा तो सिग्मा बॉन्ड मेंटेन है, अगर मेंटेन है तो अलाउ करता है एटम की फ्री रोटेशन को। अब यहाँ पे चेक करो पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, इस तरह तो नहीं फॉर्म होगा, ऐसे फॉर्म होगा। अब क्या करना, कैप को नहीं कार्बन एटम सपोज करना, अब सपोज करना सेंटर में, यहाँ पे सेंटर में क्या है कार्बन एटम, यहाँ पे क्या होगा सेकंड कार्बन एटम, क्योंकि हमको पता है कि इस तरह सेंटर में फर्स्ट कार्बन फिर सेकंड कार्बन। अब ऊपर का लोब ऊपर से टच करेगा, नीचे का लोब नीचे से, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा और पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो सेंटर में हमारा एटम है, तो सेंटर में एटम
अब चलो इस मार्कर का शेप डंबल जैसे तो नहीं, अब सपोज कर लो, इमेजिन करना है हमें। अब ये क्या कर रहा होगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर से टच, थोड़ा थोड़ा नीचे से। चलो मार्कर तो हमको लग रहा है कि पूरा ही टच हो गया, बट इसमें थोड़ा ऊपर होता है थोड़ा नीचे। चलो हमने तो फ्री रोटेशन को चेक करना है। अब चेक करो इस एटम को या इस एटम, किसी को भी सपोज करो, अगर किसी एक को रोटेट करा दिया, एटम को रोटेट करवाएंगे, साथ साथ में क्या होगा, उसका पूरा ऑर्बिटल रोटेट करेगा। अगर ऐसे रोटेट कर गया, अब चेक करो, इसने ओवरलैप करना था इसके साथ, इसने करना था इसके साथ, क्या अब साइड वाइज ओवरलैप होगा? तब अब ओवरलैप हो जाएगा ब्रेक। अगर ओवरलैप ब्रेक हो गया तो पाई भी ब्रेक। तो पाई बॉन्ड क्या करता है, फ्री रोटेशन ऑफ एटम इज नॉट पॉसिबल, फ्री रोटेशन को अलाउ नहीं करता। अगर फ्रीली एटम रोटेट करने लगेगा तो पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो याद कर लो, यहाँ पे कोई फ्री रोटेशन नहीं एटम का, यहाँ पे एटम का फ्री रोटेशन हो सकता है। अब सेवंथ डिफरेंस चेक करते हैं हम। सेवंथ डिफरेंस क्या है, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेलाइज्ड। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या है, लोकेलाइज्ड। फर्स्टली तो एटम चेक कर लिया, एटम तो सिग्मा बॉन्ड में रोटेट करेगा, बट सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो लोकेलाइज्ड है। लोकेलाइज्ड का मीनिंग हो गया एक जगह फिक्स है। बट पाई बॉन्ड के क्या है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकेलाइज्ड। अब डी वर्ड का मीनिंग पता होगा आपको केमिस्ट्री में कि रिमूवल। अब किसका रिमूवल चेक कर लो, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है लोकेलाइज्ड। जो लॉक था, जो फिक्स था, उसको रिमूव कर दिया कि हमारे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक जगह पे फिक्स नहीं, मूव कर सकते हैं। अगर मूव कर सकते हैं, इसका सिंपल मीनिंग क्या है, इसका सिंपल मीनिंग है कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपके रेजोनेंस करेंगे और सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कोई रेजोनेंस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है रेजोनेंस में पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर हम मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल की रिवीजन कर लें, CO2। यहाँ पे पता है सभी को दो दो लोन पेयर, हमने बोला था लोन पेयर बॉन्ड पे, नेक्स्ट बॉन्ड एटम पे। जो नेक्स्ट बॉन्ड हम एटम पे रोटेट कर रहे हैं, फ्रीली उसको मूव कर रहे हैं, वो हमारा पाई बॉन्ड ही है। कभी भी सिग्मा बॉन्ड नहीं रोटेट करेगा। सिग्मा बॉन्ड क्या है, लोकेलाइज्ड। पाई बॉन्ड क्या है, डी लोकेलाइज्ड, वो मूव कर सकता है। यहाँ पे चेक कर लो, पाई बॉन्ड यहाँ पे मूव कर देंगे। अगर पूरा रेजोनेंस चेक करना है तो आप जाके रेजोनेंस का वीडियो चेक कर लो। फिलहाल मैंने आपको समझा दिया कि लोकेलाइज्ड और डी लोकेलाइज्ड का क्या मीनिंग है। तो अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट 8th डिफरेंस। तो 8th डिफरेंस चेक करो, हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल। इसको कंप्लीट लिख लेना आप, सिमेट्रिकल अराउंड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब सपोज करो ये रहा हमारा फर्स्ट एटम का ऑर्बिटल, जो सेकंड का, ये तो एटम का ऑर्बिटल था। जब एटम कंबाइन करते हैं, एटम कंबाइन होने से फॉर्म होता है मॉलिक्यूल। तो एटम के पास एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल के पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब चेक कर लो, जो ओवरलैपिंग से फॉर्म हुआ इसको बोल रहे हैं हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो यहाँ पे कॉमन पोर्शन है। अब चेक करो, ये होगा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, एक्स एक्सिस बोल दो, वाई बोल दो, जेड बोल दो, कोई भी बोल दो, चलो जेड बोल दिया। अब चेक कर लो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अकॉर्डिंग इस शॉर्ट पार्ट को देखो, इस शॉर्ट पार्ट को, ये क्या है, सिमेट्रिकल है। सिंपली जितना नीचे है उतना ही पोर्शन ऊपर है, तो ये क्या है, एक सिमेट्रिकल है अराउंड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस और कॉन्टिन्यूस भी है, साथ में ये टच है। अब पाई में चेक करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज डिसकॉन्टिन्यूस होगा, ब्रेक होगा उसमें। क्यों, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग ऐसे होता है। तो अब चेक कर लो, थोड़ा ओवरलैपिंग ऊपर है, उसको ऐसे शो कर दिया, थोड़ा नीचे है, बीच में चेक कर लो कोई ओवरलैपिंग नहीं, खाली है। तो ओवरलैपिंग रीजन में क्या है, ब्रेक है, उस ब्रेक को बोल दिया डिसकॉन्टिन्यूस। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज डिसकॉन्टिन्यूस एंड कंसिस्ट ऑफ 2 चार्ज्ड क्लाउड। 2 चार्ज क्लाउड है, एक ऊपर एक नीचे। क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ एटम, जहाँ पे प्लेन जिस प्लेन में एटम होंगे तो क्लाउड क्या होंगे, उस प्लेन से एक ऊपर होगा एक नीचे। सपोज करो
यहाँ पे फिर से हम बोल देते हैं, हम बोल देते हैं कि सेंटर में क्या है, सेंटर में हमारे एटम, तो एक ओवरलैपिंग ऊपर होगा, एक नीचे। एटम तो अब इस प्लेन में आ गया क्योंकि सेंटर के इस प्लेन को बोल देंगे, इस प्लेन के एक ऊपर ओवरलैपिंग होगा, एक नीचे होगा। तो दो क्लाउड क्या है, एक अबव एक बिलो। किसके अबव और बिलो? अकॉर्डिंग टू प्लेन ऑफ एटम, एटम जिस प्लेन में है उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। तो अब चेक करते हैं नाइन्थ डिफरेंस। तो नाइन्थ डिफरेंस है हमारा सिग्मा बॉन्ड इज लेस रिएक्टिव। वो तो पहले ही स्टडी कर लिया कि सिग्मा स्ट्रॉन्ग है तो रिएक्टिविटी लेस होगा क्योंकि उसको ब्रेक करना क्या है, मुश्किल। तो अब चेक करो दूसरे का, पाई बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि वीक था, अगर वीक है इजीली ब्रेक होगा, इजीली रिएक्ट करेगा, तो रिएक्टिविटी मोर। अब चेक करते हैं हम लास्ट डिफरेंस। तो लास्ट डिफरेंस क्या है, 10th डिफरेंस हमारा सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट अलोन और along with पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड अलोन अकेला भी प्रेजेंट हो सकता है या फिर पाई बॉन्ड के साथ भी प्रेजेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल H2 में चेक करो, सिंगल बॉन्ड है, ये हमारा सिग्मा है, कैसे फॉर्म हुआ होगा, एक इसका s ऑर्बिटल, एक इसका s कौन सा फॉर्म करते हैं, सिग्मा। अनदर एग्जांपल कार्बन में डबल, एक सिग्मा है एक पाई, चेक कर लो। फर्स्टली तो सिग्मा अलोन अकेला ही एग्जिस्ट कर गया, इसमें सिग्मा पाई के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, तो सिग्मा पाई के साथ भी एग्जिस्ट कर सकता है और अलोन भी एग्जिस्ट कर सकता है। बट पाई क्या है, पाई के लिए बोलेंगे जनरली पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट विद सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड क्या होगा, जनरली सिग्मा बॉन्ड के साथ होगा। मैंने यहाँ पे जनरली लिखा है, ऑलवेज नहीं लिखा, क्योंकि ऑलवेज क्यों नहीं लिखा, कि कुछ एक दो एक्सेप्शन है जो आपको बताया था मैंने बीबीटी की लिमिटेशन में, कि कार्बन मॉलिक्यूल जो वेपर फेस में एग्जिस्ट करेगा उसमें दो बॉन्ड हैं, दोनों क्या है, पाई, एक एक्सेप्शन था। यहाँ पे पाई अकेला एग्जिस्ट कर रहा है, बट हम जनरली मोस्ट ऑफ केसेस में चेक करेंगे। मोस्ट ऑफ केसेस में क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ केसेस में सिग्मा के साथ ही पाई एग्जिस्ट कर रहा है, तो पाई को बोल दिया पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट विद सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा के साथ ही प्रेजेंट होगा। अगर ट्रिपल की बात करें तो ट्रिपल में भी दो पाई एक सिग्मा, फिर से पाई एग्जिस्ट हुआ, प्रेजेंट हुआ सिग्मा के साथ। और चेक कर लो कोई कार्बन ऑक्सीजन का चेक कर लो, इसमें भी एक पाई होगा दूसरा सिग्मा, तो पाई जनरली प्रेजेंट होता है सिग्मा के साथ। तो एक दो ही केस होंगे ऐसे कार्बन मॉलिक्यूल जैसे जिसमें सिर्फ और सिर्फ पाई अलोन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे हमने 10 डिफरेंस चेक कर लिए हमारे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के। तो अब चेक करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। फर्स्ट फैक्टर चेक करते हैं अब हम, जो बॉन्ड एंगल को इफेक्ट करेगा। तो फर्स्ट फैक्टर है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन तो सभी बच्चों को पता है बॉन्ड एंगल को इफेक्ट करता है, क्योंकि पूरा शेप, मॉलिक्यूल का शेप हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। चलो इसको एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल है CO2, दूसरा वाटर। सभी को पता है दोनों ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, बट इसका शेप होता है लीनियर। क्यों लीनियर? क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिडाइजेशन जिसका होता है उसका लीनियर शेप है। लीनियर तो बॉन्ड एंगल 180। अब ये भी ट्राई एटॉमिक है, 3 एटम है इसमें भी, बट यहाँ पे ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो sp3 में 2 बॉन्ड आ जाएंगे, तो हमारे ऑक्सीजन के लोन पेयर। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा अप्रोक्सीमेटली 104.5 डिग्री के आसपास। तो बॉन्ड एंगल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट था, तो हाइब्रिडाइजेशन ने इफेक्ट कर दिया बॉन्ड एंगल को। अब स्टडी करते हैं हम सेकंड फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी।
बॉन्ड एंगल को कैसे इफेक्ट करेगी। उसके लिए एग्जांपल है हमारे पास वाटर का और H2S। सिंपली लर्न कर लो ग्रुप 16। ग्रुप 16 क्या है हमारा, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलूरियम, लास्ट पोलोनियम होगा। चलो हम फर्स्ट 4 को डिस्कस करते हैं। तो H2 हो गया, H2S, फिर H2SE, अब H2TE। तो अब इनमें चेक कर लो सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलूरियम, तो ये चेंज कर रहे हैं। जैसे जैसे सेंट्रल एटम चेंज करेंगे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी चेंज होगा। अब चेक करते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कैसे बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करेगा। उसके लिए स्ट्रक्चर चेक करो इनका स्ट्रक्चर होगा ऑलमोस्ट इस जैसा। अब सिमिलरली इनका, तो यहाँ पे हमारा सल्फर H, अब यहाँ पे सिलेनियम, फिर 2H। अब इसको कर रहा हूँ इरेज। यहाँ पे थोड़ा लर्न कर लो। हमें पता है पूरे पीरियोडिक टेबल में किसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाई है, फ्लोरीन। सेकंड नंबर पे आएगा ऑक्सीजन। अब दूसरा कंसेप्ट और लर्न करो कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हुई टेलूरियम की। तो अब यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं हम टेलूरियम, फिर 2 हाइड्रोजन उसके साथ। तो अब चेक करो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसका ज़्यादा है, तो सबसे मोर ऑक्सीजन, अभी बताया। तो इसका मीनिंग सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब चेक करो अगर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसके पास चले गए। अगर पास चले गए, अब हमने रीड कर रखा है कि इलेक्ट्रॉन में होता है रिपल्शन। रिपल्शन के कारण क्या होगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल इसका, क्योंकि सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इस बॉन्ड की और इस बॉन्ड की अपनी तरफ कर ली उसने। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास होने के कारण बॉन्ड एंगल मोर होगा इसका। अब ये क्या करेगा, इसमें चलो 4 एरो लगा देते हैं। ये क्या करेगा, थोड़े से कम अट्रैक्ट करेगा, 3 ही लगा देते हैं। अगर कम अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई नहीं करा अपने पास, तो उसकी वजह से रिपल्शन अब कम होगा। अगर रिपल्शन कम तो बॉन्ड एंगल कम इंक्रीज कर पाएगा, थोड़ा सा डिक्रीज रह जाएगा। तो सिमिलरली इसका ये भी क्या करेगा, कम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे पास में नहीं आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास नहीं तो रिपल्शन कम, अगर रिपल्शन कम फिर से बॉन्ड एंगल स्मॉल। इसका बॉन्ड एंगल सबसे स्मॉल रह जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो सबसे ज़्यादा इसका कम, इसका और कम। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN से लिख दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जैसे जैसे सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज होगा, बॉन्ड एंगल क्या करेगा, इंक्रीज। अब इनकी वैल्यू को लर्न करो। वाटर की तो पता है हमें 104.5 डिग्री के आसपास। अब इनकी लर्न करो। वैसे लर्न करने की नीड नहीं हमने यहाँ पे एक कंसेप्ट लर्न करना है। उस कंसेप्ट के लिए वैल्यू बता रहा हूँ आपको। 92.1, इसकी 91 के आसपास होगा, इसका 90 के आसपास। अब चेक करो, ये तो हमने चेक कर लिया कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी मोर तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। चलो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी मोर होने के कारण बॉन्ड एंगल मोर है। अब चेक करो इस बॉन्ड एंगल और इस बॉन्ड एंगल में काफ़ी डिफरेंस है, बट यहाँ पे बॉन्ड एंगल में डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अब थोड़े बहुत डिफरेंस और लार्ज डिफरेंस का रीज़न चेक करते हैं। तो ये रीज़न हमें एक्सप्लेन करेगा ड्रैगोज रूल। तो अब चेक करते हैं हम ड्रैगोज रूल क्या है। ड्रैगोज रूल, तो ड्रैगोज रूल बोलता है हाइब्रिडाइजेशन नॉट अकर, हाइब्रिडाइजेशन नॉट अकर। तो हाइब्रिडाइजेशन कब नहीं होगा, तो जब 3 कंडीशंस फॉलो होगी। हाइब्रिडाइजेशन नॉट अकर इफ स्पीशीज़ को आप मॉलिक्यूल आयन जो भी है आपका बोल सकते हो। मैंने चलो स्पीशीज़ बोल दिया, मॉलिक्यूल और आयन कॉमन दोनों के लिए। हाइब्रिडाइजेशन नॉट अकर इफ स्पीशीज़
है स्पीशीज फॉलो थ्री कंडीशंस। अब चेक करते हैं वो थ्री कंडीशंस कौन सी है। तो फर्स्ट कंडीशन चेक करो, सेंट्रल एटम कैरी एट लीस्ट वन लोन पेयर। तो सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर होना चाहिए, हमें पता है, एक छोड़ो यहाँ पे दो है। बट फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो हो गया, फर्स्ट कंडीशन बोल रहा था एक लोन पेयर, बट यहाँ पे क्या है, दो लोन पेयर हैं हमारे सेंट्रल एटम के पास। दूसरा कंडीशन क्या है, सेंट्रल एटम बिलोंग करे आप हमारे पीरियोडिक टेबल के पीरियड नंबर 3rd 4th 5th 6th 7th में से किसी में से भी। तो सेकंड कंडीशन हो गया कि जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम या तो 3rd पीरियड में से हो या 4th 5th 6th या 7th किसी में से भी हो, बट फर्स्ट 2 में से ना हो, ना फर्स्ट में से हो ना सेकंड। चलो फर्स्ट का तो पता ही है, फर्स्ट का जो हाइड्रोजन हीलियम है, हीलियम तो बॉन्ड ही नहीं फॉर्म करता, हाइड्रोजन सेंट्रल एटम ही नहीं बन सकता क्योंकि एक ही बॉन्ड फॉर्म करता है। अगर एक ही फॉर्म करेगा तो कोई सेंट्रल एटम नहीं फॉर्म हो सकता वो। तो थोड़ा सा लर्न कर लो, फर्स्ट और सेकंड पीरियड का सेंट्रल एटम ना हो, किसका हो, थर्ड या फिर उससे नेक्स्ट किसी भी पीरियड का हो। तो अब थर्ड कंडीशन चलो थोड़ा नीचे लिख देते हैं। अब थर्ड देखो, फर्स्ट दो कंडीशन तो हो गया सेंट्रल एटम का कि एक कम से कम एक लोन पेयर, फिर सेंट्रल एटम 3rd 4th 5th 6th 7 में से किसी भी पीरियड का हो। अब थर्ड कंडीशन सेंट्रल एटम के लिए नहीं, सराउंडिंग एटम के लिए है। वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज लेस देन और इज इक्वल टू 2.5। जो सराउंडिंग एटम है हमारे, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, 2.5 हो या फिर उससे कम हो। तो अब चेक करो इस ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को चेक करो, लोन पेयर फर्स्ट कंडीशन तो था, सेकंड चेक करो, सेकंड आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है। अगर सेकंड पीरियड का है तो इस पर कोई भी ड्रैगो रूल अप्लाई नहीं होगा। ड्रैगो रूल क्या था, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, बट ये तो करेगा क्योंकि इसने क्या, ड्रैगो रूल की 3 कंडीशन को फॉलो नहीं किया। कौन सी कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा, ये सेकंड। अगर सेकंड नहीं फॉलो किया तो ये हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है। तो अब चेक करो रिमेनिंग को, चेक करो फर्स्ट कंडीशन तो सभी ने कर लिया फॉलो, एटलीस्ट वन लोन पेयर तो दो है इनके पास। अब पीरियड, इसका पीरियड 3rd है, इसका 4th, इसका 5th, तो सेकंड भी फॉलो हो गया। अब सराउंडिंग एटम क्या है, हाइड्रोजन। अगर सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, इससे कम होता है, वो 2.1 के आसपास होता है। अगर सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या इससे कम हुआ तो ड्रैगो रूल अप्लाई हो सकता है, बट अप्लाई तभी होगा अगर 3 की 3 कंडीशन फॉलो होंगी। अगर एक भी फॉलो नहीं हुआ तो कोई ड्रैगो रूल अप्लाई नहीं होगा। अब चेक कर लो इन 3 ने क्या किया, इन 3 ने ड्रैगो रूल को कर लिया फॉलो क्योंकि तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। इसका मीनिंग क्या है कि सेंट्रल एटम है जो सल्फर सिलेनियम टेलुरियम, उनके जो ऑर्बिटल है कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे, बेसिकली इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है सेंट्रल एटम का, अगर कर ले sp3, बट यहाँ पे ड्रैगो रूल की कंडीशन फॉलो हो रही है तो कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं। अगर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं तो px py pz अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है। ओरिजिनल फॉर्म अब सभी को पता है, डम्बल शेप जिनकी दोनों लोब इक्वल। अब चेक कर लो px py pz, px होता है x एक्सिस पे, py y एक्सिस, pz z एक्सिस। तो x y और z में कौन सा एंगल होता है 90। तभी अगर इसको सपोज कर लो ये px है ये py, तो इसमें एंगल क्या होगा 90 के आसपास, तभी तो 92 है। चलो थोड़ा बहुत लोन पेयर की रिपल्शन या फिर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन से
अफेक्ट हो गया। बेसिकली यहाँ पे कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं, इनमें एंगल 90 होता है, तो 90 के आसपास ही हमें मिल रहे हैं। सिमिलरली इसने भी कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया, इसको पी एक्स पोज करो, पी वाई करो, पी जेड करो, कोई भी करो, एक्स वाई जेड क्या होते हैं 90 का एंगल। थोड़ा बहुत एंगल क्यों अफेक्ट हो रहा है, बॉन्ड पेयर या फिर लोन पेयर की रिपल्शन से ये आपको बता दिया। सिमिलरली ये 90 के आसपास मिल गया हमें। तो अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा। तो अब हमारा सेकंड एग्जाम्पल है ग्रुप 15 का। ग्रुप 15 सबसे पहले लर्न करो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज़ का, फिर डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाएगी। अगर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी नाइट्रोजन का, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ करेगा अट्रैक्ट। सबसे ज़्यादा अगर अट्रैक्ट तो इलेक्ट्रॉन पास, तो रिपल्शन मोर, तो बॉन्ड एंगल भी मोर। जैसे जैसे सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होता रहेगा। चलो ये कंसेप्ट तो कर दिया क्लियर इस इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ने। अब फिर से ड्रैगो रूल को चेक करेंगे। ड्रैगो रूल क्या है, हाइब्रिडाइजेशन नॉट अकर, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा कब, जब 3 कंडीशन 3 की 3 फॉलो होगी। फर्स्ट, सेंट्रल एटम कैरी एटलीस्ट 1 लोन पेयर, तो लोन पेयर तो सभी को पता होगा, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है अगर 3 बॉन्ड फॉर्म कर ले। अब जो नाइट्रोजन फैमिली के ही मेंबर हैं तो इनके पास भी 1 लोन पेयर होगा, तो लोन पेयर फर्स्ट कंडीशन तो सारे ने फॉलो कर ली। अब सेकंड, पीरियड कौन सा हो, थर्ड या फिर कोई भी थर्ड से नेक्स्ट। अब इसका पता है सेकंड है, तो इसने सेकंड कंडीशन नहीं फॉलो किया तो ड्रैगो रूल इस पे नहीं अप्लाई होगा, तो ये हाइब्रिडाइजेशन करेगा। तो इन पे चेक कर लो, पीरियड थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो पीरियड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ है, सेकंड कंडीशन फॉलो कर लिया। अब थर्ड, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ सराउंडेड एटम इज लेस देन और इक्वल टू 2.5, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाइड्रोजन का जो सराउंडिंग एटम है 2.1 होता है, आपको बता दिया। तो इससे कम है, तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। अगर फॉलो हो रही हैं तो कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं, अगर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं ये कर लेगा क्योंकि इसने ये कंडीशन फॉलो नहीं किया। ये सेकंड ग्रुप से सेकंड पीरियड से बिलोंग करेगा नाइट्रोजन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, जिसमें शेप होगी पिरामिडल शेप के कारण बॉन्ड एंगल होगा 107.5 डिग्री के आसपास। थोड़ा सा कम क्यों हुआ वो हमने रीड कर रखा है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को मोर रिपेल करता है, तो 109.5 से थोड़ा सा कम हो गया। बट यहाँ पे क्या है, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा। अगर नहीं हाइब्रिडाइजेशन हो रहा तो px py जो sp3 का p3 है ओरिजिनल शेप में है क्योंकि कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ। अगर ओरिजिनल शेप फिर से एक्स वाई जेड का एंगल 90 होता है तो 90 के आसपास ही हमें एंगल मिल रहे हैं, तो वो कौन एक्सप्लेन कर रहा है, ड्रैगोस रूल। तो अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट फैक्टर जो बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करेगा। अब थर्ड फैक्टर है हमारा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स। तो सराउंडिंग एटम्स क्या कर देंगे, इन्वर्स रिलेशन दिखा देंगे सेंट्रल से। तो अब चेक करते हैं, इसके लिए एग्जांपल है हमारे पास PF3 फिर PCl3। अब चेक कर लो, सराउंडिंग एटम चेंज कर दिया हमने, PBr3 और PI3। अब चेक कर लो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कौन सा मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव। अब सभी को पता है फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन क्या करेगा, सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कलेक्ट कर देगा। अब चेक कर लो, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे चल गया, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, अगर कम वहाँ पे कोई रिपल्शन नहीं तो बॉन्ड क्या आ जाएंगे, पास। अगर पास आ गए तो बॉन्ड एंगल सबसे कम। इसमें क्या होगा, इसमें चेक कर लो, अब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है। अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी फ्लोरीन से कम है तो कम अट्रैक्ट कर पाएगा। अगर कम अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचा रहेगा। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, रिपेल। अगर रिपेल तो बॉन्ड एंगल क्या कर जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज।
तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल इसका, फिर इसका और इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन तो और भी कम अट्रैक्ट करेगा। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे अगर पास पास में, तो मोर रिपेल के कारण बॉन्ड एंगल और इंक्रीज होगा। इसका और भी इंक्रीज होगा क्योंकि सराउंडिंग एटम की अब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी और भी डिक्रीज कर गई है। अगर डिक्रीज कर गई है तो इलेक्ट्रॉन सबसे कम अट्रैक्ट करेगा। अगर कम अट्रैक्ट अपनी तरफ तो कम अट्रैक्ट की है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होगा यहाँ पे पास पास में। अगर पास पास में रिपल्शन मोर रिपल्शन के कारण बॉन्ड एंगल भी मोर। तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं हम बॉन्ड एंगल किसका इंक्रीज हुआ? जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है? कम। तो बोल देते हैं हम बॉन्ड एंगल डायरेक्टली हुआ या इन्वर्सली, चेक करो इसको। इसका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम था तो बॉन्ड एंगल मोर, तो बोल देंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। सेंट्रल एटम के डायरेक्टली था, सराउंडिंग एटम के इन्वर्सली है बॉन्ड एंगल। क्यों? यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो हमारा यहाँ पे बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट हुआ कंप्लीट। अब अच्छे से इसको लर्न करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।